वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। ठीक है, समझिए ज़रा बात को। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, राजस्थान को बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड करती है। अगर मैं राजस्थान का मैप बनाता हूँ तो राजस्थान को बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड करती हैं अरावलीज़। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अरावलीज़ क्योंकि एक भूभाग ज़मीन से ऊंचा उठा हुआ है, तो आप समझिए अगर इस तरीके से मैं पहाड़ बनाता हूँ, इस तरीके से अगर मेरे पास पहाड़ है तो उसके इधर से नदियों का उद्गम होगा और उसके इधर से नदियों का उद्गम होगा। उसी तरीके से राजस्थान में अधिकतर नदियाँ अरावली से ही जन्म लेती हैं, और क्योंकि वो ऊंची है, यहाँ ऊंची है, तो उसके या तो इधर बहती हैं या इधर बहती हैं। ठीक है, तो या तो नदियाँ इस डायरेक्शन में बहेंगी या नदियाँ इस डायरेक्शन में बहेंगी राजस्थान के अंदर। और इसी डायरेक्शन के ऊपर आगे जाके वो या तो अरेबियन सी में गिर जाती हैं, इधर जाने वाली नदियाँ या तो अरेबियन सी में गिर जाती हैं, और इधर जाने वाली नदियाँ आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। या कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो ना अरेबियन सी में जाती हैं ना बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर ही घूम फिर के वहीं ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर राजस्थान की नदियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं मैं ज़रा समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले कहा गया है रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ऐसी नदियाँ जिनका प्रवाह आंतरिक है, मतलब वो अंदर ही समाप्त हो जाती हैं राजस्थान के। सेकंड नंबर पे रिवर्स, जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ठीक है, अरेबियन सी में जाके विलीन हो जाती हैं, अरब सागर में जाके, अरब सागर में जाके समाप्त होती हैं। और तीसरे प्रकार की नदियाँ वे जो बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती हैं। अब हमें इन तीनों की ही बात करनी है अलग अलग करके। सबसे पहले मैं इनलैंड ड्रेनेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं अरेबियन सी में जाने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं बे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान की कोई नदी अरेबियन सी तक जाती है, वहाँ तक उसकी लंबाई है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नदी बे ऑफ बंगाल तक जाती है, वहाँ तक उसकी लंबाई है। भाई बे ऑफ बंगाल तकरीबन 1600 किलोमीटर है। 1600, 1600, ये बहुत ज़्यादा है। इतनी लंबी नदी कोई सी भी नहीं है राजस्थान की। समझिए बात को, जो हमारे नदियों का पानी है वो यहाँ जाके गिरता है किसी दूसरी नदी के माध्यम से, वो किसी दूसरी नदी में आगे जाके मिल जाती है। मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा आगे देखिए। इनलैंड ड्रेनेज के अंतर्गत राजस्थान में 60.2% एरिया कवर किया जाता है इनलैंड ड्रेनेज में। ठीक है, जो मैक्सिमम पानी है राजस्थान का 60.2%, वो इसके अंतर्गत आता है, इस ड्रेनेज के अंतर्गत आता है। अरेबियन सी वाला जो ड्रेनेज है वो 17.1% कवर करता है, 17.1, और बे ऑफ बंगाल वाला 22.4% ड्रेनेज अपने साथ कवर करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट ड्रेनेज कौन सा है? इनलैंड ड्रेनेज। क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से, देखिए इसमें आपसे फिगर नहीं पूछने वाला, सीधा पूछता है कि मैक्सिमम ड्रेनेज किसका है। ठीक है, तो इनलैंड आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का ड्रेनेज सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इनलैंड ड्रेनेज वाली रिवर्स की, बाकी सारे रिवर्स की मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां या रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। या रिवर्स ऑफ इनलैंड
ड्रेनेज मतलब ऐसी नदियाँ जो राजस्थान में कहीं शुरू होती हैं और राजस्थान में ही कहीं समाप्त हो जाती हैं, या बाहर से कहीं से आती हैं लेकिन वो किसी सागर में जाके नहीं गिरती, वो ऐसे ही समाप्त हो जाती है, कहीं पे विलीन हो जाती है। तो उनको कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ या रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलिए पहली इनलैंड ड्रेनेज के रिवर की बात करते हैं। पहली इनलैंड ड्रेनेज की रिवर इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, इसका नाम है घग्गर। घग्गर के अलावा इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मृत नदी, क्यों कहा जाता है अभी उसकी बात करूंगा। दृश्यद्वती, दृश्यद्वती, ठीक है, ये भी इसका नाम है। इसका नाम चौटांग भी है। चौटांग भी है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो एक नदी जो वैदिक समय में बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती, ये सरस्वती नदी का ही बचा हुआ अवशेष है। कौन सी नदी? घग्गर नदी की बात कर रहा हूँ। घग्गर नदी किसका बचा हुआ अवशेष है? सरस्वती नदी, जो कि बहा करती थी हमारे यहाँ पे वैदिक काल में, ठीक है। अगर मैं बात करूं घग्गर नदी या मृत नदी या दृश्यद्वती या चौटांग नदी की, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियाँ हैं, कालका की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये रिवर निकलती है, ठीक है। कालका की पहाड़ियाँ दरअसल शिवालिक्स का हिस्सा हैं। शिवालिक्स का मतलब क्या है, ज़रा मैं आपको समझा दूं। हिमालय के अंदर जो सबसे निचले दर्जे की चोटियां होती हैं उनको शिवालिक कहा जाता है, जो सबसे कम ऊंचाई पे होती हैं, ठीक है, उन्हें शिवालिक कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कालका हिल्स से ये निकलती हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ये एंटर होती हैं हरियाणा में, हरियाणा से ये एंटर होती हैं राजस्थान में, राजस्थान में एंटर होती हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में एक तहसील है, उस तहसील का नाम है टिब्बी। हनुमानगढ़ की तहसील का नाम है टिब्बी, वहाँ से एंटर होती हैं। उसके बाद ये श्री गंगानगर में एंटर करती है और श्री गंगानगर से ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ठीक है। और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जाके ये विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में ये कहूँगा मैं, पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा। पाकिस्तान में जिसको कहा जाता है वह नाम है इसका हकरा। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत मुश्किल है आपसे कोई पूछे हकरा नाम, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से संबंधित है, हम लोग हमारे यहीं की बात करते हैं, बाहर की बात नहीं करते, ठीक है। तो मैंने आपको इसका ओरिजिन बताया, इसका फ्लो बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ बातें, घग्गर नदी से संबंधित कुछ बातें, चलिए। ध्यान रखिएगा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ इसके ऊपर, ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार की सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर मतलब होता है जो मौसमी नदियां होती हैं उनको हम सीजनल रिवर कहते हैं, जो पूरे 12 महीने नहीं बहती, लेकिन केवल मानसून के समय जिनमें पानी आता है और वो उस समय बहती हैं, वो कहलाती हैं सीजनल रिवर। भले ही यह नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, फिर भी ये सीजनल है। समझिए, जितनी नदियाँ, मैक्सिमम नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द रिवर पेरिनियल रिवर कहलाती हैं। पेरिनियल रिवर मतलब होता है जो पूरे 12 महीने बहती हैं, 12 मासी नदियाँ, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ ऐसी हैं, लेकिन ये एक ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलने के बाद भी सीजनल इन नेचर है, मतलब पूरे 12 महीने नहीं बहती, ठीक है। दूसरी बात, यह नदी जहाँ बहती है वहाँ पे गली इरोजन करती है, अवनालिका अपवर्दन। ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र दूसरी नदी है राजस्थान की
जो कि गली इरोजन करती है। पहली नदी है चंबल, ठीक है। तो गली इरोजन करने की वजह से क्या किया है इसने, जो नीचे का जो एरिया है जहाँ से बहती है वो काफ़ी ज़्यादा कट फट चुका है, नाली की तरह हो चुका है, ठीक है। इसलिए नाम आया नाली का, ठीक है। गली इरोजन इसने किया है। और अब ये इतना ज़्यादा बार अपने डायरेक्शंस चेंज कर चुकी है, क्योंकि देखिए ये नदी हमेशा नहीं बहती, केवल जब पानी आता है तभी ये बहती है, और कई कई सालों में इसमें एक बार पानी आता है। तो उस वजह से क्या होता है, इसका जो मेन कोर्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर ये बाद में अपना दूसरा कोर्स पकड़ लेती है। इस वजह से इसके कोर्स का पता नहीं लगता। समझिए बात को, ये जिस डायरेक्शन में बहना चाहती है वो डायरेक्शन एक्चुअली पता नहीं लग पाती। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है डेड रिवर, क्योंकि अब जब पता ही नहीं है नदी किधर से बहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मृत नदी तो कहेंगे, ठीक है। तो हर बार ये थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती, जब भी इसमें पानी आता है, पता नहीं कितने सालों बाद आता है, कुछ सालों बाद हमेशा आता है पानी, तो इसको इस वजह से कहा किया गया है, डेड रिवर कहा गया है, ठीक है। इसका जो तल है वह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। तल स्पष्ट नहीं होने का कारण मैं बता चुका हूँ, पानी इसमें कभी कभी ही आता है, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मृत नदी, ठीक है। उसके बाद इसी नदी के किनारों पर हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, या मैं ये कहूँ यह सभ्यता जिसे हम कालीबंगा कहते हैं, इंग्लिश में कालीबंगन कहते हैं, यह इसी नदी के किनारे फलती फूलती थी, ठीक है। कालीबंगन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा कालीबंगन सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, कालीबंगन आप पढ़ लें, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ाया जाता है इसे, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ाया जाता है, लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री में आप इसे कवर कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो कालीबंगन सिविलाइजेशन इसी नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा और हमें ऐतिहासिक चीज़ें क्या क्या मिलती हैं यहाँ से, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, भटनेर दुर्ग, वह भी इसी नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसी नदी के किनारे भटनेर दुर्ग के अलावा हनुमानगढ़ में एक लेक है तलवाड़ा, मैं तिलवाड़ा नहीं बोल रहा हूँ, तलवाड़ा, तलवाड़ा लेक भी इसी नदी के किनारे है, या मैं कहूँ इसी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसका पुराना नाम मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करता हूँ तो वो है 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर मैं आपको बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होते हैं पाकिस्तान तक जाने में इसको 465 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करने होते हैं। राजस्थान में ये काफ़ी कम ट्रैवल करती है, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, कुछ 70-80 किलोमीटर के आसपास ही ट्रैवल करती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ थी घग्गर नदी के बारे में, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। मैंने जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको इधर बता दी है या मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका तल स्पष्ट नहीं है, इसका जो बेस है इट इज़ नॉट क्लियर, इस वजह से इसका नाम है मृत नदी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगली रिवर के बाद बात करते हैं हम लोग। अगली रिवर जो इम्पोर्टेंट है और इनलैंड ड्रेनेज की है उसका नाम है रूपारेल। रूपारेल नदी, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है वराह, अन्य नाम लिख रहा हूं मैं इसका, वराह। वराह के अलावा इसका एक और नाम है लसवारी। ये लोकल नेम है, ठीक है, लेकिन आपको याद ये वाला रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी से पूछने की ज़्यादा संभावना है, रूपारेल के नाम से ही, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, इसका ओरिजिन होता है सरिस्का में उदयनाथ पहाड़ियों से, ठीक है। सरिस्का सेंचुरी में उदयनाथ हिल हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो सरिस्का है वो कहाँ सिचुएटेड है, अलवर में। इसका मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, अलवर से। मैंने आपको पढ़ाया भी था जब आपको मैंने पहाड़ पढ़ाए थे, ठीक है, पर्वतों के अंदर मैंने आपको उदयनाथ हिल्स लिखवाया था, कहाँ पर है, अलवर में है, ये मैंने आपको बता रखी है बात, ठीक है। इसके बाद ये अलवर से स्टार्ट होती है, इसके अगर मैं फ़्लो की बात करूँ